तो दोस्तों देख सकते हो मेरा पासपोर्ट आ गया है। पुलिस वेरिफिकेशन के 3 दिन बाद आया मेरा पासपोर्ट। देख सकते हो ई चिप लगी हुई है। अब पासपोर्ट बनवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई पासपोर्ट ऑफिस से जाने से पहले के क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए आपको, क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम फीस देनी पड़ती है पुलिस वालों को, पासपोर्ट की फीस कितनी है, नॉर्मल पासपोर्ट की कितने दिन में बन के आ जाता है। ई चिप में पासपोर्ट आने लगा है जिससे कि काफ़ी सुविधा आपको मिलेगी। पासपोर्ट से रिलेटेड कई सारे मिथ है दोस्तों, अफवाहें फैली हुई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं? बनवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब दोस्तों इस तरह से ई चिप में पासपोर्ट आने लगा है जिससे कि काफ़ी सुविधा आपको मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप इस पासपोर्ट में लगी हुई है। इससे आप इमिग्रेशन में जल्दी से आप लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आपको बस स्कैन करो और निकल जाना है। इसका ये फ़ायदा होता है ई चिप पासपोर्ट का। तो मेरा पासपोर्ट आ गया है। पुलिस वेरिफिकेशन के 3 दिन बाद आया मेरा पासपोर्ट। के पोस्टमैन का आपको पास नंबर होना चाहिए या उनसे कॉन्टैक्ट आपको रखना है, क्योंकि पासपोर्ट में मोबाइल नंबर नहीं होता है। पहले आता था, अब मोबाइल नंबर नहीं आता है। ये देख सकते हो इस टाइप से आएगा पैक होके। इसकी ओपनिंग करता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ फिर। तो ये इस तरह से अब देख सकते हो ई चिप लगी हुई है। अब पहले के पासपोर्ट में ई चिप नहीं मिलती, लेकिन अब जो भी पासपोर्ट बन रहे हैं उसमें ई चिप कंपलसरी हो गई है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको इमिग्रेशन की लाइन में बार बार अंगूठे वगैरह फिंगरप्रिंट वगैरह देनी नहीं पड़ती है। इसमें बस स्कैन करो और निकल जाओ तुरंत इसमें। तो ये देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा है। नॉर्मल पासपोर्ट का चार्ज दोस्तों 1500 रुपये है। अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हो तो 3500 रुपये का चार्ज लगता है। लास्ट पेज में इंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। नीचे लिखा हुआ है यहाँ मोहर ना लगाएं जहाँ पे चिप का निशान बना हुआ है, और बाकी इसके पीछे वाले जस्ट पीछे वाले पेज पे एड्रेस लिखा रहता है आपका, और जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। पासपोर्ट ऑफिस से जाने से पहले के क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए। ईसीआर में दोस्तों बस 10th की मार्कशीट नहीं लगती, और नॉन ईसीआर में बस 10th की मार्कशीट लगती है, यानी आप 10th पास होनी चाहिए। सबसे पहले रिसिप्ट चाहिए, अपॉइंटमेंट स्लिप, इसमें डेट, टाइम और एड्रेस लिखा हुआ है कि कहाँ पे आपका हुआ है सेंटर। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी एक कॉपी ये देख सकते हो। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फुल पीडीएफ जो आती है उसमें, और इसमें ग्रीन टिक होना चाहिए। ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक, सिग्नेचर वैलिडेट। इसकी कलर्ड फोटोकॉपी निकालनी है आपको। ये अबोर्ड फोटोशॉप में जाके हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन टिक कैसे करते हैं मैं बता दूंगा। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी फ़ोटोकॉपी अगर आपने लगाया हुआ है तो पासपोर्ट में, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड अगर आपने उसमें लगाया हुआ है तो, 10th की मार्कशीट। एक्सटर्नल में मैं 12th की मार्कशीट भी लगा देता हूँ, और ग्रेजुएशन भी लगा देता हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन फिल करी है पासपोर्ट में भरते समय। इन सब की एक एक और कॉपी एक और सेट बना लेना है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम, वहाँ भी आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो इसकी दो फाइल बना लेनी इस टाइप की, मतलब 2 पेज की ऐसी फाइल। और जो डॉक्यूमेंट हैं ये सारे ओरिजिनल वहाँ दिखाने पड़ेंगे आपको। अपनी फाइल ले जाना है वहाँ पे। पासपोर्ट से रिलेटेड कई सारे मिथ है दोस्तों, अफवाहें फैली हुई हैं। जैसे कि आपका सिंगल नेम है, आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड में सिंगल नेम है तो आपका पासपोर्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए, चाहे वो सिंगल नेम हो चाहे सरनेम के साथ हो, आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ये कि जैसे कि आपके फादर और मदर के आधार कार्ड में नाम अलग है और आपके 10th की मार्कशीट में नाम अलग है। जैसे कि आपके मदर नेम में है, जैसे सरनेम में कुमारी लगा हुआ है, और आपके 10th की मार्कशीट में देवी लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपके 10th की मार्कशीट में है वही डिटेल भरनी है आपको। अगर आप ईसीआर कैटेगरी से भर रहे हो तो आपको 10th की मार्कशीट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, इनसे भी काम हो जाएगा आपका। तो मेन बात ये है कि 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में फादर नेम सेम होना चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट में जो फादर नेम है वही 10th की मार्कशीट से मेल होना चाहिए। फादर का वहाँ पे ना कोई आधार कार्ड लगता है और ना ही मम्मी का लगता है। तो बस आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने हैं, आगे वहाँ प्रोसेस होगा, फ़ोटो वगैरह खींचेगी और लास्ट में सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ईमेल पे एक मेल आता है, तो वो वहाँ से रिसिप्ट नहीं देते, अब कोई आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। लास्ट में बस मेल आ जाएगा, योर फाइल नंबर ये है और आपका ये सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है। तो 2-3 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या दोस्तों चार्ज मांगते हैं पुलिस वाले। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मुझसे पुलिस वाले चार्जेस मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे। और सबसे पहले तो उनका फ़ोन आया कि मैं 4 बजे आऊँगा। पहले आपके पास फ़ोन आएगा पुलिस वाले का। मेरे से पुलिस वाले ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो था बिजली बिल, जहाँ पे आप रहते हो, जिस एड्रेस पे आपने अप्लाई किया है, और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की कॉपी और ओरिजिनल दोनों देखे उन्होंने। और पड़ोसियों के 2 आधार कार्ड और देखे, पता नहीं क्यों मांगे, लेकिन मांगना तो नहीं चाहिए। मैंने वो भी अरेंज कर दिया, सब कुछ दे दिया उनको, शो कर दिया। उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद वो मेरे से चार्ज मांगने लगे, मतलब फ़ीस। ऐसे बोले हाँ भाई फ़ीस दे दो। मैं सर फ़ीस किस चीज़ की? फ़ीस तो मैंने सबमिट कर दिया 1500 रुपये, और किस चीज़ की फ़ीस? तो फिर आगे नहीं बोले वो। मैं सर फ़ीस तो नहीं लगती, फ़ीस तो नहीं दूंगा मैं। तो कह रहे फ़ीस तुम पहली बार बना रहे हो। हाँ भाई पहली बार ही बनता है पासपोर्ट, और 2 बार बनता है पासपोर्ट? पहली बार बना रही हो, तुम्हें नहीं पता कि फ़ीस लगती है, फ़ीस देनी होती है। सर हम फ़ीस तो नहीं है, बस वो डॉक्यूमेंट ले गए चले गए। ये फीडबैक मेन्यू होना चाहिए पासपोर्ट ऑफिस में कि आपका फीडबैक कैसा रहा पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम। इस चीज़ का ऑप्शन देना चाहिए पासपोर्ट ऑफिस वालों को। ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए पासपोर्ट ऑफिस वालों को, ताकि आगे से करप्शन कम हो देश में। पहले ही आप बिजली मीटर अप्लाई कर लो, चाहे पानी का मीटर अप्लाई कर लो, उसमें भी आपको घूस देनी पड़ती है जब वो विजिट करते हैं। क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और आपको जब पासपोर्ट का सारा प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको पोस्टमैन से कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर नहीं रहता है पार्सल में। पहले मोबाइल नंबर रहता था तो फ़ोन करके बुला लेते थे, लेकिन अब वो या तो अपने पोस्ट में जमा कर देते हैं या फिर आसपास में जहाँ वो सबमिट करते हैं आपके इलाके में पता कर लेना, आप उनके टच में रहना। तो भाइयों जैसे मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम से हमें एंट्री नहीं दी गई। तो थोड़ा बहुत लेट जाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे पता नहीं था कि पासपोर्ट ऑफिस में वीडियो बनाना इनवैलिड है, तो मैं वीडियो बनाने लगा। कम से कम 7-8 सेकंड की वीडियो बनाई थी, इतने में स्टाफ वालों ने मुझे टोक दिया कि ये वीडियो डिलीट करो। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी और मैंने डिलीट फाइल में से वो रिकवर भी कर लिए। मैं आपको अपलोड करूँगा कि कौन कौन से काउंटर होते हैं। पासपोर्ट की जो वेबसाइट होती है वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन सब कुछ अप्लाई कर दिया था। उसमें आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको डिटेल भरनी पड़ती है। तो मैंने नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था। मैंने ग्रेजुएशन लगाई थी, 10th से जो अबव होती है, ग्रेजुएशन एंड अबव, वो सिलेक्ट किया था मैंने। 1 महीने बाद 28 तारीख को अपॉइंटमेंट डेट थी। दिल्ली में जो शालीमार बाग है पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो वहाँ पे मेरा रीच आउट टाइम था 11:15 पे और 11:30 बजे एंट्री होनी थी। तो मैं 11:15 पे पहुँच गया था टाइम से। और जैसे ही 11:30 बजे तो वहाँ पे 13 नंबर बैच की लाइन लगी हुई थी। हमारा नंबर अभी भी नहीं आया हुआ था। उसके बाद 15 मिनट बाद 14 नंबर बैच की एंट्री हुई। जो आपके साथ अपॉइंटमेंट स्लिप होती है उस स्लिप से आपकी एंट्री होती है। वो गार्ड चेक करते हैं कि सारी डिटेल ठीक है आपकी, तो आपको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद 4 काउंटर देखने को मिलते हैं आपको। 2 तो टोकन नंबर के होते हैं, थर्ड होता है सीनियर सिटीजन का और फोर्थ तत्काल पासपोर्ट का। तो टोकन वाली लाइन में शुरू में सबसे पहले लगना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको
टोकन नंबर दिया जाता है। आपसे 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड मांगा जाएगा और अपॉइंटमेंट स्लिप, वो तीनों चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका फार्म सब वो जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद कहेंगे कि आप इंतज़ार करिए, आपका नाम और टोकन नंबर से आपको बुला लिया जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट वेट करने के बाद मेरा टोकन नंबर जनरेट हुआ और फॉर्म मुझे दे दिया गया जो उन्होंने सबमिट किया था। उस पर टोकन नंबर लिख के उन्होंने दे दिया था कम से कम 15 मिनट बाद। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे जाना पड़ता है। उसमें 2 बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन लगी रहती है। उसमें आपको शो होएगा कि काउंटर नंबर और टोकन नंबर, कि इस काउंटर पे ये टोकन नंबर चल रहा है। तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका क्या टोकन नंबर है और किस काउंटर पे जाना है। वो डिटेल आपको आ जाएगी टीवी स्क्रीन पे। जैसे ही आपका टोकन नंबर आए, आपको नेक्स्ट काउंटर पे चलाना है। नेक्स्ट काउंटर पे दोस्तों बहुत सारे कैबिन लगे रहते हैं। उसमें कई सारे अधिकारी बैठे रहते हैं। कम से कम 15-20 काउंटर रहेंगे। उसमें कुछ एक काउंटर पे आपका नंबर आएगा। अलग अलग नाम होते हैं, A3, B3, 13 नंबर जैसा होता है पासपोर्ट में। मेरा उस काउंटर पे नंबर आ गया था, जैसे 1, 2, 3, 13, A13, B13। तो मेरा A13 कुछ पे आया था मेरा नंबर, तो मैं वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे दोस्तों DSLR कैमरे और 2 बड़ी-बड़ी टीवी कंप्यूटर स्क्रीन लगी रहती है, एक आपकी साइड और एक पासपोर्ट अधिकारी की साइड। उसमें डिटेल्स होती रहती है, जो आपने फॉर्म फिल किया था वो डिटेल आपको शो हो जाएंगी। वो जैसे कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी चेक करें तो वो आपको भी शो होएंगी, हाँ ये सब कुछ ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होती रहेंगी। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप वहाँ पे सुधरवा सकते हो। तो दोस्तों मेरा फॉर्म ओके था, तो उन्होंने मेरे से 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों सबमिट करी। फिर उन्होंने फ़ोटोकॉपी जमा कर ली और उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया। उसके बाद मेरी DSLR कैमरे से फ़ोटो खींची गई। वो फ़ोटो खींचने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिलता, आपको रेडी रहना पड़ता है कि आप फ़ोटो खींची गई, आप कैमरे में देखिए। फिर उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद उन्होंने अपलोड किया। उसके बाद पैड टाइप होता है, एक डिजिटली पैड और डिजिटली पेन होता है, तो उसमें आपको साइन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे डिजिटली साइन कर दिए थे मैंने। वो साइन को उन्होंने फिर अपलोड किया और सारी डिटेल फिर से शो करी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस के बाद मेरा फ़ाइल नंबर जनरेट कर दिया था। फ़ाइल नंबर जनरेट होता है दोस्तों, उस फाइल नंबर जनरेट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेरे को भेज दिया था कि आप अगले काउंटर पे चले जाओ। नेक्स्ट काउंटर था B1 काउंटर। B1 काउंटर पे उन्होंने मुझे उनकी मार्कशीट और आधार कार्ड लिया, फिर कंप्यूटर से उन्हें कुछ प्रोसेस किया, आगे सबमिट कर दिया। ना कोई क्वेश्चन ना कोई जवाब, बस ना कोई सवाल जवाब नहीं दोस्तों, बस मार्कशीट देखी और आगे प्रोसेस बढ़ा दिया। फिर उन्होंने वेट करने के लिए बोला। कुछ टाइम वेट करने के बाद जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के सीनियर अधिकारी होते हैं उनका ऑफिस होता है, उसके बाद उन्होंने बुलाया। फिर वहाँ पे गया मैं, फिर से उन्होंने 10th की मार्कशीट, अपॉइंटमेंट स्लिप और क्या कहते हैं आधार कार्ड ओरिजिनल दिखाना पड़ता है फिर से, वो सब कुछ शो किया। फिर उन्होंने आगे प्रोसेस बढ़ाया। उसके बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया था कि यूर फाइल सबमिट सक्सेसफुली, और ईमेल पे भी एक PDF आ गई थी कि आपकी वो सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग में है। वो उन्होंने कहा कि बस पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग में शो हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि 3 से 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन होएगी आपके घर में। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद 1 हफ्ते में आपका पासपोर्ट पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने ना कोई स्लिप दी मुझे, और बस उन्होंने कहा कि हाँ हो गया आपका प्रोसेस, जाइए। क्योंकि मेल पे ही आ गया था वो PDF, तो क्या ज़रूरी है स्लिप लेने की। तो लास्ट में एग्जिट करते समय गार्ड बैठे रहते हैं, तो गार्ड के पास भी एक फॉर्म टाइप होता है कि इन्होंने विजिट किया था, एंट्री टाइप ही मान लो। तो वहाँ पे आपको फ़ाइल नंबर फिल करना पड़ता है उस फॉर्म में, अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप चले जाइए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर पासपोर्ट आ जाएगा।
तो दोस्तों ये थी पासपोर्ट से रिलेटेड जानकारी जो मैंने अपने आप ही एक्सपीरियंस की थी, वो आपसे शेयर करी है। इसमें से कुछ भी रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे।